फोर्स। क्या है फोर्स? फोर्स क्या है बताओ? फोर्स इज डिफाइंड एज द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास दैट कॉजेस इट्स वेलोसिटी। ज्यादा डिटेल में अगर ना समझना है तो सिंपल ये समझ सकते हो कि जब भी कहीं पर पुल हो रहा है या पुश हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या काम कर रहा है? फोर्स काम कर रहा है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी इधर उधर मूव करा रहे हैं, या तो हम इसको क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं या उधर ढकेल रहे हैं, चाहे पुल करे या पुश करे, तो उस कंडीशन में क्या काम करता है? फोर्स। तो फोर्स इज डिफाइंड एज द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर पुल और पुश काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पर फोर्स काम कर रहा है विथ मास, कुछ भी उसका मास होगा, दैट कॉजेस इट्स वेलोसिटी, और उसी की वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। ध्यान रखो यहाँ स्पीड नहीं बोला गया, क्या बोला गया यहाँ? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। इसका मतलब जब फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे अगर मैं इस फोन को इधर ढकेल रहा हूं तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, अगर मैं इधर खींच रहा हूं उसका डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। तो ये चाहे जिस भी स्पीड से मूव करे, एक डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हमने स्पीड नहीं बोला, क्या बोला? वेलोसिटी बोला। तो वेलोसिटी आएगा किसकी वजह से? फोर्स की वजह से यहाँ पर। दूसरा एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आप अगर ये चीज को एक्स्ट्रा डिटेल में ऐड नहीं करना चाहते तो बस इतना ही बोल सकते हो कि पुल और पुश ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ से। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। जब फोर्स लगेगा तो किस तरह के इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं? फोर्स कैन स्टॉप, ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल जानते हो, समझते हो, बस ये रिलेट कराने के लिए है। फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर फोर्स लगा दो, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। एक बॉल है, मान लो बॉल अगर आ रहा है हमारे पास में, बॉल को हमने ऐसे फोर्स लगा के रोक दिया, वो रुक जाएगा। फोर्स कैन मूव अ रेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये फोन जो है रेस्ट पे, अभी इसको मैं अगर फोर्स लगा खींचा तो देखो क्या हो गया? ये मूव करने लग गया। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स लगा देंगे तो पहले जो स्पीड रहेगा उस स्पीड से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अभी ऐसे जा रहा है, अगर मैं फोर्स लगाया देखो इधर आ जाएगा, समझ आया? तो इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से क्या हो जाएगा? शेप बदल जाएगा, है ना? अगर मान लो हमारे पास कोई फ्लेक्सिबल जो है रॉड है, अगर वो स्ट्रेट है, उसको हम लोग खींच देंगे ऐसे करके तो मुड़ जाएगा, शेप बदल जाएगा। तो फोर्स लगाने से क्या हो सकता है? शेप भी बदल सकता है। ऐसे कुछ यहाँ पर इफेक्ट हैं जो हम फोर्स लगा करके देखते हैं। बाकी ये सारी चीजों के एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये देख सकते हो। ये सिर्फ समझने के लिए है, कॉपी में ड्रॉ नहीं कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो, ये ट्रॉली को क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, फिर मन मर्जी से डायरेक्शन घुमा घुमा के चेंज करके शॉपिंग करेगा, है ना? यहाँ देखो, इसको हम लोग ड्रॉज को फोर्स लगा करके खींच सकते हैं। ये हॉकी स्टिक है, यहाँ से इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? हिट कर सकते हैं तो बॉल जो है मूव करेगा। अगर रेस्ट पे है तो ये मूव करेगा, और मूव करते करते आ रहा है तो वो रेस्ट पे हो जाएगा, उसको कैच करेंगे। तो यहाँ देखो, ये एक स्प्रिंग है, इसको खींच देने से अब इसका शेप क्या हो गया? ये बदल गया या फैल गया, और इसको ऐसे घुमा देंगे तो बदल भी जाएगा ना। हाँ, ये समझ लो इलोंगेट हो गया। ठीक है। यहाँ बॉल है, बॉल का शेप देखो क्या हो गया? बदल के पिचक गया ये। तो फोर्स क्या है, ये बात को हम अपने लाइफ से रिलेट करके थोड़ा समझ गए। अच्छा हाँ, लाइट अच्छा नहीं है, उसको बोलो सेट करने के लिए। अच्छा नहीं, वो सेट नहीं हुआ है वो, उसको तो छोड़ो, हटा, उसका जरूरत नहीं।
सेट है, थैंक यू। हो गया, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाओ। शायरी मारे, आप ही के ऊपर मार देगा भी, नया साल चल रहा है, कुछ कुछ सीख के आया होगा। हाँ हाँ चलो। टाइम, चलो आ जाओ पढ़ें। तो हमने फोर्स के बारे में समझ लिया है ना, फोर्स का इतना समझ आ गया, उसके इफेक्ट भी समझ आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहां से आपको आगे जो मोशन है वो कनेक्ट करते बनेगा। फोर्स का टाइप है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले हम समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स को, इसको समझेंगे। बैलेंस्ड फोर्स क्या है? बैलेंस्ड फोर्स, इफ द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ध्यान समझना वरना ये चीज समझ नहीं आने वाला है ना। If the resultant force or net force applied on an object is zero, then force acting are called as balanced force. ये मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। क्या है इसका मास? m मास है। इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का हमने नाम क्या दे दिया? F1। एक दूसरा फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जिसका हमने नाम क्या दे दिया? F2। तो ओवरऑल इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स। कितने फोर्स लग रहे हैं? 2 फोर्स। एक तो इधर की तरफ खींचा जा रहा है और दूसरा इधर की तरफ खींचा जा रहा है। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है, इफ F1 इक्वल टू F2, अगर F1 इक्वल टू क्या है? F2 है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? निगेटिव है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? निगेटिव है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, या इसको नहीं भी लगाऊंगा तो चलेगा। डायरेक्शन के साथ में मैं यहां पर निगेटिव दिखा देता हूं। ये निगेटिव किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग है दोनों का वैल्यू इक्वल, लेकिन डायरेक्शन क्या है? दोनों का अलग है। तो ओवरऑल इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट को एक तरफ से इधर खींचा जा रहा है, एक तरफ से इधर खींचा जा रहा है, तो नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकालने का क्या तरीका है? उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स को हम यहां पर लिखेंगे एफ नेट। क्या लिखेंगे? एफ नेट। एफ नेट के लिए क्या करो, जितने फोर्स लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे सबको ऐड कर दो। सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2। F1 प्लस F2। अब देखो F1 इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं? माइनस F2। क्या पुट कर सकते हैं? माइनस F2। ये क्या हो जाएगा देखना जरा। F1 की जगह पर हो जाएगा क्या? माइनस F2
प्लस F2 को F2 रखो तो क्या हो जाएगा ये 0। तो इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो गया 0। अल्टीमेटली बात ऐसे समझो, अगर एक इंसान इसको उतना ही ताकत से इधर खींच रहा है और दूसरा इंसान उतने ताकत से इधर खींच रहा है, तो ये कहीं जा पाएगा क्या? ये यहीं कहीं रहेगा। मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, यहीं पर ही रह गया ये। तो ओवरऑल जो फोर्स रहेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। यहां पर एफ नेट का वैल्यू हम लिख सकते हैं फाइनली लास्ट में, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। देखो इसको पढ़ लो, समझ आ रहा है। इफ द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, then forces acting are called as balanced force, means F net is equal to 0। F net क्या रहेगा 0। तो F net क्या है समझ आ गया। यहां पर हमने F1 इक्वल टू माइनस F2 किया, क्यों लिया ये भी समझ आ गया। दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। If force acting on an object are balanced, then A is equal to 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर लगने वाला फोर्स क्या है 0 है, तो क्या उसमें कहीं एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा। एक्सेलरेट कब करेगा, जब फोर्स कम ज्यादा रहेगा। तो जब भी फोर्स क्या रहे, फोर्स इक्वल रहे, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेट फोर्स क्या रहे, टोटल 0 रहे, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा उस कंडीशन में 0 रहेगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, तो ऐसे केस में वो हमेशा जो रेस्ट में ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर वो मूव कर रहा है तो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो वैसा ही मूव करते रहेगा, क्योंकि ओवरऑल उस पर कोई हमने फोर्स लगाया ही नहीं। मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, कुल मिला के क्या हो गया 0 हो गया। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन मोशन विद द सेम स्पीड, तो जब एक्सीलरेशन 0 हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा, क्योंकि एक तरफ हमने लगाया और दूसरी तरफ उल्टा लगाया, तो दोनों क्या हो गया मिलके 0 हो गया। बात समझ आया। तो अब आपको ये बात भी समझ आ रहा होगा कि गांधी जी क्या करते थे, जब उनके एक गाल पे एक झापड़ मारा जाता था तो दूसरे गाल को क्यों दे देते थे, समझ आया, ताकि नेट क्या हो जाए 0। लेकिन ये वाला लॉजिक जो है यहाँ पे काम नहीं करता है, वो डबल धमाका हो जाता है। बाकी आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, आप लोग जो है अगर इमोशन को साइड में रखो तो सोच सकते हो ऐसा, है ना। चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या पढ़ेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड में अगर नेट फोर्स 0 रहेगा तो अनबैलेंस्ड में क्या रहेगा, नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा। आया समझ में, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा रहेगा, नेट 0 कभी भी नहीं रहेगा। हो गया, हाँ ठीक है सही है, बस इतने में सेट कर दो। इफ द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स अप्लाइड क्या लिखा है, अप्लाइड ऑन, कुछ नहीं है, छोटा भी नहीं हो रहा है तो, टाइम नहीं दिखता। If the resultant force or net force applied on an object is not equal to 0, अगर वो 0 ना रहे, then forces acting are called as unbalanced force, means F net क्या रहेगा, not equal to 0। ये सेम हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों तरफ फोर्स लगाया गया, इधर पे मान लेते हैं क्या है F1 है और इधर पे क्या है F2 है, ठीक। दोनों में से किसी एक को कम ले लेते हैं, किसी एक को ज्यादा ले लेते हैं। इफ मान लो
F1 क्या है, कम है, किससे, F2 से। कौन ज्यादा हो गया, F2 ज्यादा हो गया। तो इस केस में F नेट क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। क्या दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है ना, कौन ज्यादा है, F2 ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक कम है एक ज्यादा है, भले ही दोनों का डायरेक्शन अलग है लेकिन होगा क्या, नॉट इक्वल टू 0 होगा। आया समझ में। अब एक बात यहाँ इंटरेस्टिंग और समझो, अगर कम फोर्स के साथ में इधर खींचा जा रहा है और ज्यादा फोर्स के साथ में इधर खींचा जा रहा है, तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, F1 के साइड में या F2 के साइड में, F2 के साइड में। ये हो जाएगा इसका क्या, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। और इस केस में एक्सेलरेशन आएगा, यहां पर एक्सेलरेशन जो है 0 नहीं होगा। आया समझ में, यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो नेक्स्ट अभी हम जो पॉइंट समझे उसको समराइज करते हैं। इफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्ट अनबैलेंस्ड, देन ऑब्जेक्ट इज एक्सिलरेटिंग, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर फोर्स जो है कम ज्यादा लग रहा है तो वो एक्सेलरेट करेगा, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स लगाने पे मूव करे ये बात गारंटी नहीं है। फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा, जब फोर्स कैसे नेचर का रहेगा, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, कौन से नेचर का रहेगा, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, मूव करेगा। बैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। समझ आ रहा है, उसके एक्सेलरेशन में चेंजेस कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर आपको अब ये बोला जाए कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए या उसके पोजीशन में चेंज कराने के लिए कैसा फोर्स होना चाहिए, बैलेंस्ड कि अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बात समझ आया, बैलेंस्ड फोर्स ओवरऑल अपोजिट एंड इक्वल क्या कर देगा, 0 कर देगा, कोई चेंजेस नहीं होने देगा। चेंज कौन करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ड्यू टू बैलेंस्ड फोर्स, ये नोट करके हमने लिखा है ए इक्वल टू 0, और ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर मास कम ज्यादा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन कम ज्यादा होगा। फोर्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है अभी हमको समझ आ गया। और दूसरा, अगर ये ज्यादा मास का रहेगा तो इसको फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। और अगर कम मास का रहेगा तो सॉरी, फोर्स अगर इसका मास ज्यादा है, मास अगर ज्यादा है, या इसको ऐसा आप समझो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितना है, 100 केजी का एक मान लो पत्थर है, कितने केजी का, 100 केजी का पत्थर है। तो 100 केजी के पत्थर को अगर एक बार मूव करा दिया गया तो वो ज्यादा चेंजेस करेगा अपने एक्सेलरेशन में, या फिर एक छोटा सा जो बॉल है जो मान लो कितने है 50 ग्राम का है, तो वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। कौन करेगा ज्यादा चेंजेस, जो बड़ा है, बड़े का जो मोमेंटम रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, अभी हमने समझा यहां पर कि एक्सीलरेशन डिपेंड्स ऑन, पहला किस पे, अनबैलेंस्ड फोर्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स पे। बैलेंस की वजह से 0 है और अनबैलेंस्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। मास को थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, रुको। जैसे कि एक बॉल है, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बॉल, तो वो बॉल बॉल ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है या फिर बड़ा वाला जो एक पत्थर है वो एक्सेलरेट कर सकता है, ज्यादा मास का बॉल करेगा, है ना। ज्यादा मास का रहेगा तो उसको ज्यादा एलिवेशन नहीं मिल पाएगा, ज्यादा उसको एक तरीके से जो बॉल रहेगा उसके अंदर उसके स्पीड में चेंजेस काफी बार बार हो सकता है, उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस काफी बार बार हो सकता है। लेकिन ज्यादा हैवी रहेगा तो उसके डायरेक्शन और जो उसका स्पीड है दोनों में चेंजेस कम होगा। तो एक्सेलरेट कौन करेगा, जो कम मास का रहेगा। कम मास का रहेगा उसका डायरेक्शन भी चेंज होना आसान है, उसका स्पीड भी कम ज्यादा जल्दी से हो सकता है, छोटी छोटी चीजों पे वो अफेक्ट हो सकता है। तो पहला किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, है ना। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड मास।
इसको एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये m मास का ऑब्जेक्ट है। हाँ, मान लो पहली बार में कितना है, 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। और दूसरा हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, क्या मान लो m2। इसको ले लेते हैं कितना, 5 kg का। कितना ले लेते हैं? 5 kg का। अब मान लो ये जो है इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। इस पे एक्सीलरेशन a1 ले लेते हैं और इस पे क्या ले लेते हैं, a2 ले लेते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है चेंज कैसे हो सकता है, पहला वैल्यू के अकॉर्डिंग और दूसरा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हो गया, कुछ कर रहे हो क्या? कौन खेल रहा है? ठीक है, खेलने तो क्या हो गया, बच्चा हो। पहला पहला किससे हो सकता है ये, पहला वैल्यू से और दूसरा डायरेक्शन से। यहां पर क्या लिखा है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन अनबैलेंस्ड फोर्स एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो मास पे कैसे डिपेंड करेगा ना, इसको हम लोग जब इक्वेशन आएगा उस समय थोड़ा और ज्यादा क्लियर समझेंगे। अभी इसको रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब हमारे पास एफ एम और ए तीनों के इक्वेशन आएगा वहां से रिलेट करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिलहाल तो बस इतना ही समझते हैं। ये बात तो समझ आ गया ना कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो क्लियर दिख गया। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। मास का कम या ज्यादा होना भी एक्सेलरेशन को अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ये जो मोशन है इसको और क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ मोशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। लॉज ऑफ मोशन को और क्या बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसके 3 लॉज हैं जिसमें हम फर्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया। इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया वर्ड सुने हो? नहीं भाई, इनर्सिया मतलब मोशन नहीं होता है बिल्कुल भी। अरे, इनर्सिया मतलब समझते हो, पहली बार सुने हो? ठीक ठीक। जैसे कुछ लोग होते हैं ना एकदम, छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड सुनो, घक्खर का वर्ड सुनो क्या, जिद्दी एकदम, ढीठ। हाँ, ये वही है ये। ठीक है, हाँ, मतलब ये अपने पोजीशन को चेंज करने से रजिस्ट करता है। हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेचर होता है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेचर होता है कि वो अपने आप को जिस कंडीशन में है, जिस पोजीशन में है, वहां से चेंज करने के लिए क्या करता है, रजिस्ट करता है। और उसके रजिस्ट करने किसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनर्सिया है। अपने पोजीशन को रजिस्ट करने की इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इनर्सिया है। तो मैंने सही रिलेट किया ना, वही जिद्दी, ढीठ, बढ़िया वर्ड बोला है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये क्या बोलता है समझना। अभी मैंने जो बोला वही फर्स्ट लॉ है, अभी मैंने जो बोला वही क्या है, फर्स्ट लॉ है। हर ऑब्जेक्ट अपने आप को जैसा है वैसा ही रखना चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहना चाहेगा, जब तक के उसको कोई बाहरी फोर्स चेंज करने के लिए ना लगाया जाए। वो अपने आप को वैसा ही रखना चाहेगा। यही क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। जब हम लॉस की बात करते हैं मतलब वो यूनिवर्सल है, वो चीज वैसा ही है, उस चीज को वैसा ही ऑब्जर्व किया गया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में बी स्टेटेड एज अ बॉडी, यहां से स्टार्ट होता है हमारा, है ना। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी, कुछ छूट रह गया इधर।
अब आ गया ना, ठीक। न्यूटन फर्स्ट लॉ मे बी स्टेटेड एज अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। एंड अ बॉडी, यहाँ स्पेस दे देना है ना, एंड अ बॉडी in motion will remain in motion with the same speed and in the same direction। ये दो बार लिखा गया है ना, same direction and in the same direction unless an unbalanced force act on it to change its state of rest or of uniform motion। क्या बोला गया, एक बार खुद से पढ़ो आप लोग इसको। कुछ समझ आ रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, या कोई मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड के साथ में उसी डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहेगा जब तक के उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। बैलेंस्ड फोर्स लगाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो कौन सा फोर्स लगाया जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक के उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए वो वैसा ही रहेगा। समझ आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो ये कॉपी जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कॉपी उठ के क्या अपने आप कहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा, जब तक के उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ना ले जाया जाए या फिर उसे फोर्स ना लगाया जाए, वो वैसा ही रहेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही मान लो अगर हमें इस पंखे को एक बार ऐसे घुमा दिया तो आइडियली इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको जब तक कोई जाके ना रोके तब तक के वो घूमते ही रहना चाहिए। तो ये होता ऐसा ही आइडियली, लेकिन आप धीरे धीरे समझोगे कि जब एक फैन जो है मूव करता है तो पहला तो उस पर क्या करेगा, उसके अंदर का खुद का फ्रिक्शन काम करेगा, वो एक फोर्स है। दूसरा एयर का फ्रिक्शन काम करेगा और धीरे धीरे उसको क्या कर देता है, रोक देता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन ना लगे, जीरो मान लिया जाए, तो वो वैसा ही घूमता रहेगा, तो उस पर फोर्स काम करता है, इसलिए वो रुक जाता है। तो यहां पर हमने समझा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करते रहेगी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ में, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और इस फर्स्ट लॉ में आपको इनर्शिया की यहां पर वैल्यू समझ आ रही है, इनर्शिया की एक जो फीलिंग है वो समझ आ रही है कि हाँ भैया ये क्या है, जिद्दीपन है। ये क्या है, जिद्दीपन है, मतलब जैसा है वैसा ही रहना चाह रहा है। इसलिए इसको और क्या बोला गया है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया है। इनर्शिया का मतलब समझ आ गया, और ये इनर्शिया को ही बताना चाह रहा है ना कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाह रहा है, इसलिए इसको हम लोग और क्या बोले, लॉ ऑफ इनर्शिया बोले। इन अदर वर्ड्स, यहां से आप चाहो तो एक और तरीके से लिख सकते हो। एग्जाम में ये जब आएगा तो आपको किसी भी एक को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना है, ध्यान रखना। यहां पर स्पेशली और करके मैं लिख देता हूं, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। इन अ क्वांटिटिव वे, ये एक और तरीका है इसको समझने का। इन अ क्वांटिटिव वे, क्वांटिटी वाइज हम समझते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर इनर्शिया से रिलेट करना है तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है या तो वो रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहे, या फिर अगर वो क्या कर रहा है, सेम इस अगर वो मूव कर रहा है तो उसी सेम वेलोसिटी से मूव करता रहे, यही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। तो इनर्शिया ही क्या है, लॉ ऑफ मोशन है। समझ आया? दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसी बात को बोलता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब है जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहेगा, जो मूव कर रहा है वो उसी स्पीड के साथ में उसी वेलोसिटी के साथ मूव ही करता रहेगा। और वही बात तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोल रहा है ना। तो हम इसको, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम ये आंसर दे सकते हैं। कोई डाउट यहां तक में किसी को? चले आगे। अब लॉ ऑफ इनर्शिया के ना बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि
कभी आप नोटिस किया हो बस में जब हम मान लो अगर बैठे रहते हैं तो अचानक से ब्रेक लगता है तो क्या हो जाता है, हमारा पूरा अपर बॉडी पार्ट जो है वो सामने की तरफ ऐसे हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है, क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। इन सब इस तरह के जो एप्लीकेशन उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऐसे ही बस में अगर हम मान लो ऐसे पकड़ के खड़े हुए हैं, अचानक से ब्रेक आएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो वो भी क्यों होगा, हाँ आगे भी आते हैं, हाँ आगे बैठे रहते हैं तब आते हैं, और पीछे कब आ जाते हैं, जब खड़े रहते हैं तब। हाँ अगर ब्रेक को ऐसे ऐसे मारा जाए तो फिर आगे पीछे दोनों जाते हैं, लेकिन मोस्टली कहाँ आते हैं हम लोग, आगे की तरफ, है ना। और एक ठीक बोल रहा हूँ, ब्रेक मारते हैं तो आगे की तरफ, और जब बस अचानक चलना शुरू करता है तो पीछे की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब के पीछे किसका रीजन है, इनर्शिया का रीजन है। अगर मान लो आपको इनर्शिया को एग्जाम में अलग से पूछ दिया गया तो उसका एक डेफिनेशन है ये, वैसे इसको तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है। इनर्शिया इज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट opposes any change in its state of rest or motion। क्या है इनर्शिया, ये हर एक बॉडी के अंदर का खुद का इनहेरेंट मतलब उसके अंदर का इनबिल्ट प्रॉपर्टी है जो मास की वजह से आता है। किसकी वजह से, मास की वजह से। जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया, जिसका जितना ज्यादा मास उतना जिसका मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा, ठीक है। तो इनर्शिया इज इनहेरेंट, एन रहेगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये एन रहेगा, ये एन होना चाहिए, है ना। इनर्शिया इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और मोशन। ये हर बॉडी के का खुद के अंदर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को बनाए रखना चाहता है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाहेगा। ड्यू टू विच इट अपोजेस, अगर उसके रेस्ट या मोशन वाले स्टेट में कभी कोई चेंज किया जाए तो वो उसको क्या करता है, पूरी तरीके से अपोज करने की कोशिश करता है। द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया का मतलब ही क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज करने से क्या करना, रजिस्ट करना। रजिस्ट का मतलब अपोज करना, रजिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोज करना। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गैलीलियो। इसको पहली बार किसने यूज किया, गैलीलियो ने यूज किया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, मास पे। जैसे कि मान लो अगर 100 kg का एक पत्थर है तो भाई उसको चेंज करने के लिए ज्यादा ताकत लगेगा। अगर 100 ग्राम का एक पत्थर है तो उसको उसके रेस्ट कंडीशन से हटाने के लिए कम ताकत लगेगा। तो कहीं ना कहीं मास जितना ज्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा मास जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहा। इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा वेट होना सही बात नहीं है। ज्यादा वेट होने से इंसान क्या हो जाता है, आलसी हो जाता है। अब ज्यादा वेट वाले लोगों को मैं कुछ यहाँ पर निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ भाई, है ना, बुरा ना माने कोई। कभी भी कोई भविष्य में इसको देखेंगे तो कोई बुरा ना माने। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आ जाओ अब एग्जाम्पल देखना शुरू करें। ये बात मैं आपका एनसीईआरटी तक के पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर व्हाइट कलर नहीं देखे हो आप, ओनली, आ जाओ, ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ अ पाइल इज रिमूव्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग कैरम कॉइन, जिसको हम लोग स्ट्राइकर कहते हैं, हिट्स ऑन। क्या बोलना चाह रहा है ये एग्जांपल, अगर इस तरह से हम लोग कैरम की गोटी को जमा कर रख देते हैं और सबसे नीचे वाले को अगर पड़ता है तो देखो बाकी का बाकी वहीं पे रह जाता है और एक गोटी जो बाहर निकल के चला जाता है। तो सिर्फ जो सबसे बॉटम में रहता है जिसको पड़ता है वही बस बाहर निकल जाता है और बाकी का पूरा पूरा क्या रहता है, वैसे ही सेम वहां पर जमा रहता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैरम, ये कैरम का गोटी देखो जमा हुआ है, मान लो जितने भी है 5 7 10 ठो ऐसे जमा देते हैं। अरे उसमें अपना अपना मर्जी है, जितना भी ऐसे हम लोग हाइट में जमा रहे हैं ना भाई, एक के ऊपर एक करके।
तो जब सबसे नीचे वाले को ऐसे मारोगे तो नीचे वाला बस क्या होगा, खिसक के आगे चला जाएगा, और बाकी मान लो 9 हमने 9 यहाँ पर कॉइन को एक साथ जमा दिया है, तो बाकी 8 जो है सेम टू सेम नीचे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कभी कैरम खेले हो ना, तो ऐसे ही तो होता है यार, एक एक को जमाने के बजाय क्या कर देते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे सबको ऐसे बंच में जमा देते हैं, तो नीचे वाला बस क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा और बाकी अपनी जगह पे सेम टू सेम रह जाएगा। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब एकदम फास्ट मूविंग स्ट्राइकर जो है नीचे के कॉइन को हिट किया, तो फास्ट मूविंग जो कॉइन है स्ट्राइकर जो है वो जो लास्ट का जो बॉटम का कॉइन है उसको खिसका के आगे बढ़ा दिया, और बाकी ऊपर के जो 8 कॉइन थे वो इनर्शिया की वजह से वही रेस्ट पे ही रह गए, तो नीचे आकर भी वो रेस्ट पे ही वही रह गए। अगला एग्जांपल देख सकते हो, कभी ऐसा किया हो एक्सपेरिमेंट, ये कर सकते हो। देखो ये ग्लास है, ग्लास में मान लो पानी रखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर एक कार्ड है, कुछ भी कार्डबोर्ड ले सकते हो, और कार्डबोर्ड के ऊपर में ताश जरूरी नहीं है, कुछ भी कार्ड वगैरह ले सकते हो, उसके ऊपर में क्या है, एक कॉइन रखा गया है। जब बहुत तेजी से इसको ऐसे मारोगे तो क्या हो जाएगा, ये कार्ड जो है देखो भाग गया, और कॉइन वहीं को वहीं रह गया, तो वही रहने की वजह से वो कहाँ आ गया, ग्लास के अंदर आ गया। आया समझ में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जोर से मारे कार्ड को तो वो तो मूव होकर के भाग गया, लेकिन कॉइन अभी भी क्या रह गया, कॉइन अभी भी क्या रह गया, वो रेस्ट पे रह गया। क्या रहा, कॉइन पहले भी रेस्ट पे था, और जब हमने जोर से मारा कार्ड को तो कार्ड बस क्या हुआ, मोशन में आया, लेकिन जो कॉइन है वो कहां पर रह गया, वो रेस्ट पे रह गया। तो रेस्ट पे रहने की वजह से वो कहां आ गया, नीचे आ गया। आया समझ में, वो कार्ड के साथ में नहीं भाग पाया। क्यों नहीं भाग पाया, समझ आया, इनर्शिया की वजह से। कार्ड ने अपने पोजीशन को चेंज तो कर लिया, लेकिन कॉइन ने अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया। ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो सब लोगों को बराबर पढ़ा रहा हूं, तो जो लोग मेरे साथ मोशन में आगे बढ़ जाओगे, जो लोग मेरे को फॉलो कर लोगे, वो लोग आगे बढ़ जाओगे, और जो लोग अभी भी वही अपनी आदत की वजह से इनर्शिया में रहोगे, वो लोग पानी में डूब जाओगे। ठीक है, when playing card is flicked with the finger of coin placed over it falls। देखो भाई जल्दी पढ़ते हैं एक बार, है ना, ताकि वर्डिंग भी आपको समझ आ जाए। फिंगर द कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द tumbler because the inertia of coin tries to maintain its state of rest even when the card is flop। जब कार्ड चला भी जाएगा तो भी कॉइन क्या रहेगा, अपने आप को रेस्ट में ही मेंटेन करता रह जाएगा। एग्जांपल समझ आया, कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जाओ। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्या हो गया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के टाइप, पहला रेस्ट। इनर्शिया ऑफ क्या होता है, रेस्ट। क्या होता है पहला, वो भी पूरा नहीं सुन पाई है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फर्स्ट क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाह रहा है, रेस्ट में है और भी रेस्ट में रखना चाह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहने की जो एक आदत है वो क्या कहलाएगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन में है तो मोशन पे ही रहना चाहेगा, वो अपने आप को रेस्ट पे नहीं लाएगा। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को रेस्ट पे ही रखना चाह रहा है तो रेस्ट पे रखने वाली इनर्शिया क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मोशन में रखना चाह रहा है तो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। क्या हो रहा है, एक पर्सन जो है बस में अगर खड़ा हुआ है, एक बस में एक इंसान खड़ा हुआ है, तो जैसे ही क्या होगा, व्हेन बस सडनली स्टार्ट, जैसे अचानक स्टार्ट होगा तो फिर वो किधर गिर जाएगा, पीछे की तरफ। क्यों,
पूरा बॉडी उसका क्या है, रेस्ट पे है, बस भी अभी खड़ा हुआ है तो बस भी रेस्ट पे है। जब बस आगे की तरफ चलना होगा तो बस से पैर जो है लगा हुआ है, तो जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, बस के साथ मूव करने लग जाएगा, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अभी भी रेस्ट पे रहना चाहेगा। इसलिए आगे का पोर्शन आगे बढ़ जाएगा और नीचे का क्या रह जाएगा, मतलब ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पीछे चला जाएगा। मतलब बेसिकली देखा जाएगा तो ऊपर का पार्ट जो है पीछे नहीं जाता है, नीचे का पार्ट जो है आगे चला जाता है, क्योंकि वो बस के साथ में पैर जो है बस से लगा हुआ है, तो बस के साथ में पैर आगे चला जाएगा और बाकी अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट कहाँ रह जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। ठीक है यार, समझ आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, क्यों भाई, कुछ आया समझ में? ये एग्जांपल एकदम क्लियर हो गया, ये उसका रीजन है जो हमने भी समझ लिया। व्हेन द बस मूव्स द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी बिगिन to move along with the bus while the upper part of his body continue to remain at rest due to inertia. That's why a person falls backward when the bus start. दूसरा, inertia of motion, इसमें क्या हो रहा है, when a bus moving suddenly stops, एक बस है जो चल रहा है, अगर वो बस चल रहा है तो सोचो बस के साथ में हमारा पूरा बॉडी क्या कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, पूरा बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अ पर्सन सिटिंग इन इट्स फॉल फॉरवर्ड, अब एक पर्सन जो अपने सीट पे बैठा हुआ है वो किधर खिसक, किधर हो जाएगा, फॉल्स फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ ऐसे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। बढ़िया सीट में बैठ करके वो बस के साथ में आगे मूव कर रहा है। अब ऐसा क्यों होगा, एक बैठा बस में बैठा हुआ इंसान अचानक से जब ब्रेक मारा जाएगा तो उसका पूरा जो अपर बॉडी पार्ट्स है वो सामने आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब बस चल रहा है तो पूरा बॉडी मोशन में है, पूरा बॉडी क्या है, मोशन में। लेकिन जैसे ही बस सडनली रुका तो बस के रुकने की वजह से लोअर पार्ट्स वो भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया, बट अपर पार्ट का कनेक्शन तो बस से नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो अभी भी अपने आप को मोशन में ही रखना चाहेगा और मोशन में रखने की वजह से वो आगे चला जाएगा। आया समझ में? एज द बस स्टॉप्स द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कम्स टू रेस्ट, लोअर पार्ट जो है बस के साथ जैसा है वैसा ही हो जाएगा। जब पिछले एग्जांपल में देखे तो बस जो है अचानक मूव हुआ तो लोअर पार्ट मूव करने लग गया, वो मोशन में आ गया। इस बार क्या हुआ, बस स्टॉप हुआ तो लोअर पार्ट जो है स्टॉप हो गया, रेस्ट में आ गया। अलोंग वाइल द बस, ठीक है, अलोंग विद द बस वाइल द अपर पार्ट, लेकिन अपर पार्ट जो है अपने इनर्शिया की वजह से जैसा है वैसा ही रहना चाहेगा। तो अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन, वो किस में रहना चाहेगा, मोशन में। टू इनर्शिया, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। एंड फॉल्स फॉरवर्ड। कोई दिक्कत समझने में? तो आपने इनर्शिया का बढ़िया से एग्जांपल समझ लिया। एक थर्ड और आता है इनर्शिया, ये आप एक पर्टिकुलर जगह पर ही इसको देख पाओगे, डायरेक्शन का इनर्शिया। किसका इनर्शिया, डायरेक्शन का। द inability of a body to change by itself its direction of motion is called inertia of direction। जैसे आप लोग कभी साइकिल चलाते हो तो देखे होगे, जब मोड़ आता है तो हम अगर स्पीड में रहते हैं तो स्पीड में रह के सोचेंगे कि साइकिल को एकदम सट से मोड़ देकर, कभी मोड़ पाएगा क्या, हो नहीं मोड़ पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा उसको बैलेंस करके ऐसे मोड़ना पड़ता है। क्यों, अगर साइकिल जो है ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से तो इस डायरेक्शन को उसमें इनर्शिया आ जाएगा। अब सडनली किसी टर्निंग ट्रैक पे हम इसको ऐसे टर्न करना चाहेंगे तो ये सडनली जो है अपने आप को टर्न करना नहीं चाहेगा। जब आप टर्न करने की कोशिश करोगे तो देखना यहाँ पर आपको एक इनर्शिया फील होता है।
आपको लगता है कि नहीं, इसको इधर मोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये इधर ही भागना चाहता है, समझ आ रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे जो मोड़ रहते हैं, जितना टर्निंग हो वहां पर उतना रिस्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जगह पर सडनली मोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ज्यादा स्पीड में अगर चलेंगे तो यहाँ पर फिर चांस जो है एक्सीडेंट का बन जाता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई भी बॉडी का खुद से अपने डायरेक्शन को चेंज ना कर पाने का जो आदत है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल देख सकते हो, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न। ये एक बस है जो कि क्या लेगा? शार्प टर्न, है ना। अ पर्सन सिटिंग इन द बस है, ये बस क्या है ये? इन द बस experiences a force acting away from the center toward curve path। कभी आप देखना बस में या कभी गाड़ी में बैठे रहोगे, कार वगैरह में, तो जैसे ही मोड़ आएगा तो ऐसे हो जाता है ना पूरा बॉडी जो है। हाँ, झूला वूला में तो ये मजा भी आता है, झूला में भी ऐसे ही होता है ना। झूला को तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। हाँ ठीक ठीक, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, समझ पाए क्या इसको आप लोग? जब मान लो बस ऐसे करके मुड़ता रहेगा तो आपका बॉडी जो है सडनली उसके डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी नहीं होगा, तो आपका बॉडी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो जिधर घूम रहा है उसके उल्टे तरफ जाने की कोशिश करेगा। हाँ ठीक, कोई डाउट यहां तक के? नहीं है? इसको और समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, कुछ एग्जांपल से एकदम क्लियर है। यहां पर मान लो आप बैठे हुए हो तो आपको जो है फोर्स इधर लगेगा। एक पर्सन है जो इधर भागना चाहेगा लेकिन मुड़ना कहाँ है? इधर, तो उसको जाने का इधर पर फोर्स लगेगा, सेंटर मतलब इधर मुड़ना चाहता तो सेंटर इधर हो गया, उधर की तरफ क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इनर्शिया एंड मास, अब इन दोनों को हम रिलेट करते हैं। इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की इनर्शिया कम होगी कि ज्यादा होगी, वो किससे मेजर होती है? उसके मास से। किससे मेजर होती है? मास से। मींस इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। समझ आ रहा है? A heavier body offers more inertia। A heavier body, अगर भारी है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका इनर्शिया क्या रहेगा? ऑफर्स मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी फॉर ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हमने जो तीन टाइप इनर्शिया पढ़ा ना, ये तीनों में काम करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि पहला रेस्ट का, तो अगर कोई एक हैवी बॉडी और एक लाइटर बॉडी है तो किसका रेस्ट पे ज्यादा इनर्शिया रहेगा? हैवी बॉडी का। अगर मोशन में है तो एक हैवी बॉडी एक लाइट बॉडी है, तो किसको स्टॉप करना आसान होगा? जो हल्का है। जो भारी है उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, उसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा। डायरेक्शन, अगर ऐसे करके मोड़ रहे हैं तो किसका इनर्शिया ज्यादा रहेगा? किसका? जिसका जिसका मास जो है ज्यादा रहेगा। तो जिसका मास ज्यादा है, अगर मान लो वो कोई एक हाथ हैंडल को ऐसे पकड़ा हुआ है, वो इंसान जो है कोई हैंडल को पकड़ा हुआ है और ऐसे मोड़ा जाएगा, तो मान लो बहुत भारी इंसान है तो पता चल रहा है हैंडल ही उखड़ जाएगा। ऐसे करके एकदम खिंचाएगा तो, है ना, ऐसे मुड़ रहा है और एक ऐसे करके मुड़ रहा है गाड़ी जो है, और वो हैंडल वैंडल को पकड़ा हुआ है, या वो किसी दूसरे इंसान को पकड़ा हुआ है, तो वो भी साथ में गिर जाएगा। ज्यादा अगर क्या रहेगा उसका? मास रहेगा तो। ठीक है, तो मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। ये बात दिमाग में रहेगा? यशराज, क्या दिमाग में रहेगा? हाँ, कब से गिरे हैं? उठे कब है ये बताओ? हाँ, हाँ
आओ एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लो क्वेश्चन को। खुद से सोच के आओगे, होमवर्क रख दो इसको। पढ़ो इसको। नहीं पढ़ पा रहे। नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या समस्या हो रही पढ़ने में, डिस्टर्ब कर रही है? कब से मैसेज हो गया, पढ़ लोगे इसको भी। और एक थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों को कल से कल ट्राई करके आना, इसका आंसर खुद से लेकर के लाना है, तो दोबारा नहीं आएगा ये क्लास। ऐसा बात पूछ बोलते हो, हाँ एकदम नासमझ टाइप का, कैसे नहीं है दोबारा क्लास? क्या आपको लगा नहीं लगा वो सब बात की बात है, फिलहाल ये बात समझ आया कि नहीं आया कि अगला क्लास जब भी आएगा तब की बात है ये, तो फिर ये सब लिख के लाओगे पक्का? नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे, बट उसके लिए मुझे चाहिए कि आप लोग लिख के खुद से लाओ, और मैं पूछूंगा अभी जो लिख के ला रहे हो उसको। हाँ ये एक सब ले आओगे ना लिख के, ठीक है भाई। जो अगर भूल जाओगे वो लोग थोड़ा सोच समझ के भूलना। चलो बाय, थैंक यू।